नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आपसे किए गए वायदे के मुताबिक मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे साथ मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय के डीन रहे विधिवेत्ता कानूनवेत्ता प्रोफेसर MP सिंह साहब। हम लोग आज, जैसा आपको मैंने बताया था, आप सब ने 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का जो 24 जून से 3 जुलाई तक चला, इस दौरान प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से लेकर के स्पीकर की नियुक्ति, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, स्पीकर की नियुक्ति और सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करते हुए जो चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों का क्या बिहेवियर रहा लोकसभा में, खास तौर पर विपक्ष को लेकर और सत्ता पक्ष को लेकर के, हम और उनकी क्या भूमिका रही और एक संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की क्या भूमिका होती है और क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। आपके साथ हमारी गत दिनों कई चर्चाएं हो चुकी हैं और हम लोग उन विषयों पर गंभीरता से बात कर चुके हैं कि 2014 से, जब से मोदी जी की सरकार सत्ता में आई, तब से निरंतर संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं का कैसे ह्रास और पतन हो रहा है। इस संदर्भ में हम लोग लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग, न्यायपालिका से जो हमारी अपेक्षाएं थी उससे निराशा, चुनाव आयोग की करतूतें, जांच एजेंसियों का दमनकारी और एकतरफा रवैया, राजनीतिक दल के फंड्स को जब्त कर लेना, विरोध पक्ष के नेताओं को ED, CBI, IT के द्वारा जेलों में डाल देना। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संवैधानिक मूल्यों, प्रजातांत्रिक प्रणालियों, उसमें आप मीडिया के भी पतन का उल्लेख कर सकते हैं, कैसे निरंतर उस पर हमला हो रहा है और उसका ह्रास हो रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का तो सत्रावसान 2 ही जुलाई को हो गया, राज्यसभा 3 जुलाई तक चली। उस दौरान हम भारतीय संसदीय प्रणाली के 3 उच्च पदस्थ अधिकरणों की भूमिका को देखकर एक अध्यापक होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 तत्व होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
राष्ट्रपति चूंकि जैसा आपने उल्लेख किया कि हम लोगों ने वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंग्लैंड से लिया है, तो उसमें जो किंग या क्वीन की एक अलंकारिक स्थिति होती है, लगभग उसी प्रकार की स्थिति हमारे देश में भी राष्ट्रपति की है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि विधि शास्त्र में स्टेट और सरकार में अंतर है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है और आपको याद होगा एक घटना कि मोदी जी जब द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए महामहिम राष्ट्रपति से, तो 1952 से जब से चुनाव शुरू हुआ हमारे देश में, ये पहली विस्मयकारी घटना हुई कि राष्ट्रपति जी ने मोदी जी को दही चीनी खिलाया। वहीं से ये तय हो गया कि वर्तमान राष्ट्रपति तटस्थ और निष्पक्ष नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए भी इनसे नहीं कहा जी। आज तक मोदी जी ने बीजेपी के संसदीय दल से वहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ, इनको नेता भी नहीं चुना गया और राष्ट्रपति ने इसकी जरूरत भी नहीं समझा। यह संवैधानिक प्राविधानों का घोर उल्लंघन है जो राष्ट्रपति के नेतृत्व में किया गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 87 को देखेंगे तो राष्ट्रपति कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पर काम करता है जी। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। इसलिए राष्ट्रपति का बहुत ही फैसला लेने में अत्यंत सीमित अधिकार है या लगभग है ही नहीं। लेकिन अगर आप संविधान के अनुच्छेद 74 को देखेंगे तो ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखकर सरकार ही देती है जी। ये बात फैक्ट है। कैबिनेट से वो अभिभाषण अप्रूव्ड होता है जी। इसका मतलब कि वो अभिभाषण मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से तैयार किया गया और उनको पढ़ना है। लेकिन अगर आप अनुच्छेद 87 को देखें तो राष्ट्रपति उस दस्तावेज को, चूंकि उसमें कुछ गंभीर असत्य और गलतियां थी जो सरकार ने उनको मंसौदा प्रेषित किया, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो एक बार उसको लौटा सकती थी कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। लेकिन राष्ट्रपति ने उसे लौटाने की जरूरत नहीं समझी। हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, 29 पेज का वो अभिभाषण था लंबा, लेकिन हम कुछ गलतियों की तरफ या असत्यताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में लिखा कि यह मेजॉरिटी और स्टेबल गवर्नमेंट, जी। ये 100% असत्य बयान था उनके अभिभाषण। ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, ये माइनॉरिटी अल्पमत सरकार है जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखियों पर चल रही है। दूसरी बात, देश के सामने और खास तौर से 24 के चुनाव के समय जो गंभीर समस्याएं प्रकट हुई
उदाहरण के तौर पर महंगाई, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, बेरोजगारी, चीन के द्वारा लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करना। लद्दाख के क्षेत्र में कब्जा कर लेना, चुनाव आयोग को खुल्लम खुल्ला कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन जो सरकार ने किया और मोदी जी, अमित शाह, अन्य नेताओं ने किया, उस पर 117 शिकायतों के बाद भी ध्यान न देना और विरोध पक्ष के खिलाफ की शिकायतों पर बहुत तत्परता से काम करना, करीब 3 महीने तक चुनाव की अवधि को खींचना अनावश्यक रूप से, भयानक गर्मी में जिसमें करीब 200-300 चुनाव कर्मियों की मौत हो गई, पता नहीं कितने वोटरों की मौत होगी, हम लोगों को नहीं मालूम। इन सब बातों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं। नीट परीक्षा को लेकर जो कोलाहल है और करीब 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया गया उसका कोई उल्लेख नहीं है। मणिपुर की समस्याओं और उसके समाधान का कोई उल्लेख नहीं है। लगभग 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जी, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के। 7 साल में जी, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य संस्थाओं के स्तर में पतन तो हम देख ही रहे 14 से। जी, एक विधि के छात्र होने के नाते हमें ये भी मालूम है कि राष्ट्रपति के पास कोई बहुत अधिकार वेस्टमिंस्टर मॉडल जो उन्होंने लिया पार्लियामेंट्री प्रक्रिया का उसमें नहीं है। उसके बावजूद भी अनुच्छेद 87 में जो उनको अधिकार था उसका भी उन्होंने उपयोग नहीं किया और बहुत सी असत्य बातों का उल्लेख किया और खुल्लम खुल्ला उन्होंने सरकार का पक्ष लिया। यह एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी उम्मीदें बाकी संस्थाओं से तो खत्म हो ही रही थी, लेकिन अब राष्ट्रपति से भी तटस्थता और न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही। हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब कोई कार्यकारिणी गो की 3 साल से कार्यकारिणी ही नहीं है के निर्णयों से दुखी होता है तो विजिटर एक अधिकारी है, अधिकरण है जिसका राष्ट्रपति को विजिटर कहते हैं। जी, तो अगर राष्ट्रपति को केवल सरकार का ही पक्ष लेना है तो अब वहाँ भी कोई पिटीशन डालने का अर्थ नहीं रहा। इसके बड़े आने वाले दिनों में दुष्परिणाम होंगे। आपने स्पीकर्स का सवाल उठाया। मैं इस चर्चा का डोर यहाँ से पकड़ना चाहता हूँ कि जब प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर विवाद हुआ जी, और कांग्रेस ने के सुरेश जी, को अपना उम्मीदवार घोषित किया जो कि 8 बार के सांसद जी, सीनियर मोस्ट थे वो। जी, और अभी 2-3 महीना पहले दल बदल करके बीजेडी से जो बीजेपी में आए भर्तृहरि महताब, जी, जी, माने वो भी एक अद्भुत पलटू राम की संज्ञा आप दे सकते हैं। उनको प्रोटेम स्पीकर वर्तमान सरकार ने बनाया, नाम दिया। उसमें अगर आप याद करें तो किरण रिजिजू जी, हाँ, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिनका एक बड़ा ही अद्भुत बैकग्राउंड रहा है और उनको कैसे लॉ मिनिस्टर के पद से हटाया गया,
कितने विवादित बयान वो जुडिशरी को लेकर देते रहे, वो एक निहायत गैर जिम्मेदार और विवादित व्यक्तित्व उसका रहा है। और वो भी हेमंत बिश्व शर्मा की तरह कांग्रेस से पलायित होकर भाजपा में आया है, किरण रिजिजू। तो उन्होंने एक बयान दिया कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, कि वहाँ पर एमपी की सीनियरिटी जोड़ने के लिए कॉन्टिन्यूटी देखी जाएगी। और चूंकि के सुरेश का 2 बार में ब्रेक हो गया था, भले ही वो 8 बार के सांसद हैं, इसलिए हम लोग भर्तृहरि महताब जो 7 बार के लगातार सांसद हैं, मैंने इसका उल्लेख ये किया कि अगर आप वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर आप जानते हैं लंदन शहर में एक जगह है, उसी के आसपास संसद है, बकिंगम पैलेस है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ प्रधानमंत्री का निवास होता है, बकिंगम पैलेस राजा या रानी का निवास होता है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। जैसे अपने यहाँ राजपथ है था, राजपथ तो अब करपथ नहीं, हमारे कर्तव्य पथ हो गया। यहाँ वहाँ पर इतनी चीजें नहीं हैं जी। राजपथ तो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता था जी। उसके एक तरफ संसद भी थी पुरानी वाली। खैर आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश का मॉडल नहीं हमने फॉलो किया, इसलिए राजपथ वगैरह का महत्व कर्तव्य पथ का नहीं है। हमने मॉडल फॉलो किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में, वेस्टमिंस्टर मॉडल या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब 2 व्यक्तियों की लीलाएं 24 जून से सत्र की 2 शुरुआत। जुलाई तक लोकसभा में और 3 जुलाई तक राज्यसभा में अद्भुत और ऐतिहासिक रही। जी। अगर आप लोकसभा के स्पीकर की भूमिका देखें तो एक प्रश्न उठता है कि इस पद को स्पीकर क्यों कहा जाता है, हाँ। इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल भी वेस्टमिंस्टर सिस्टम से आया है। 13वीं शताब्दी में जी। हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर पद की प्रतिस्थापना हुई और स्पीकर का कर्तव्य ये था कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की भावना को राजा तक पहुंचाता था तटस्थ रूप से। और वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों, जिसको आप यहाँ एमपी कह सकते जी, हैं, जी। वहाँ हमारे यहाँ लोकसभा है, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उन सदस्यों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और वो बिल्कुल तटस्थ होता था। इसलिए प्रारंभिक दिनों में राजा उसको एक तरह से अपना शत्रु मानता था, क्योंकि वो राज्य आज्ञाओं को मानता नहीं था। इस घटना को अगर आप कंपेयर करिए इस फर्स्ट सेशन से, तो मोदी और अमित शाह ने एक तरह से लगातार स्पीकर और सभापति को क्रोध में निर्देश दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। जी। इसका मतलब कि आप विपक्ष के सदस्यों को संरक्षण मत दीजिए, आप एक तरफा हमारे पक्ष में इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कीजिए और हमारे पक्षधर रहिए आप। और इस चीज को आप इन दोनों पदों पर बैठे लोगों के चेहरों से भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो मोदी की तरफ देखते थे तो वो मुस्कान बिखेरते थे, और जब नेता विपक्ष या विपक्षी सदस्यों की तरफ देखते थे तो अत्यंत खलनायक की तरह से चेहरा बना के क्रोध में देखते थे, जैसे कि वो लोग कोई विद्रोही या अवांछित तत्व आ गए हैं
संसद के परिसर में। मैं एक घटना आपको बताऊं कि 1642 में जी किंग जॉर्ज फर्स्ट अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर संसद में घुस गए और एक लेंथाल करके स्पीकर थे, उनकी कुर्सी छीनकर वो उस पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन के 5 सदस्यों को आप हमें सुपुर्द कर दीजिए, इन लोगों ने राजद्रोह का अपराध किया है। और मैं एक बात और बता दूं, इसके पहले 7 स्पीकर्स का गला राजा कटवा चुका था, क्योंकि वो राजा की बात नहीं मानते थे और अपने सदस्यों की राय को रखते थे स्वतंत्र रूप से और उनकी सुरक्षा करते थे। तो 1642 में स्पीकर लिंथल ने कहा कि साहब मैं इनकी सुरक्षा का जिम्मेदार हूं और जब तक मैं जीवित हूं आप हम इनको हैंडओवर नहीं करेंगे। आप ये तटस्थता और स्वतंत्रता थी। मैंने इसलिए इसका वर्णन किया कि आप समझ जाएं कि स्पीकर का महत्व क्या होता है। आप जानते हैं कि 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समय था 1935 का, उसके अंदर सेंट्रल असेंबली का चुनाव हुआ जी और उस समय स्पीकर बने विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे। वो बिल्कुल तटस्थ थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और हमारे राज्यसभा के सभापति को देखिए, यह खुल्लम खुल्ला 15 मिनट तक आरएसएस की तारीफ कर रहे थे सदन में। सर, इन्होंने तो ये भी कहा कि आज से पिछले 25 साल से मैं उसका फॉलोवर हूँ आरएसएस का। नहीं, मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। हाँ, वो देश का निर्माण करते हैं, समाज सेवा करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एकदम बेशर्मी के साथ ये पक्षधारिता अपना दिखाते हैं। तो 1938 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा। उस लेख का टाइटल है स्पीकर एंड पॉलिटिक्स। आप सोचिए, महात्मा गांधी, उसमें उन्होंने लिखा, हम विस्तार से उस लेख के में नहीं जा रहे हैं, कि स्पीकर का पद प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। ये चीज तो अब की बार राहुल गांधी ने उनको समझाई। नहीं, राहुल गांधी को तो ओम बिरला अपना शत्रु मानते हैं। जी, ले उन्होंने उदाहरण पेश किया। देखिए, समझाने की बात आप समझिए कि मैं अगर आपको टेलीफोन मिला रहा हूँ जी और हमारा नंबर देख के आप उठा ही नहीं रहे हैं। हाँ आप जानते होंगे कि ओम बिरला की पुत्री बिना आईएएस क्वालिफाई किए कोलैटरल एंट्री से आईएएस हो गई है। आप ये खबर पढ़ चुके होंगे। जी जी। तो सवाल है कि राहुल गांधी के समझाने से क्या होगा। राहुल गांधी उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्याख्या करके समझा रहे थे बिना उसका उल्लेख किए। जी, लेकिन ओम बिरला तो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम निष्पक्ष रूप से सदन को चलाएंगे ही नहीं। बात आप इसको समझिए। मावलंकर आजादी के बाद 52 के चुनाव के बाद पहले स्पीकर बने। जी। एक बार पंडित नेहरू के सेक्रेटरी ने उनको फोन किया कि प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मावलंकर साहब ने सेक्रेटरी से कह दिया कि प्रधानमंत्री सदन में पदेन हमसे नीचे, मैं सर्वोच्च सत्ता रखता हूं,
इसलिए मैं उनके यहाँ मिलने नहीं आऊँगा। अगर ज़रूरत हो तो वो हमसे मिलने आ जाए। तो नेहरू जी ने उनसे माफ़ी मांगा कि हमसे गलती हो गई। हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते। आप केसी बाल योगी की परंपरा देखिए, जो यही नायडू के पार्टी की थी। अभी लेटेस्ट आप सोमनाथ चटर्जी की भूमिका देखिए। सिविल न्यूक्लियर डील के समय सीपीएम ने विरोध किया। मनमोहन सिंह सरकार का वो बाहर से समर्थन कह रहे थे, और सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम के कार्ड होल्डर थे। उनसे सीपीएम ने कहा कि आप वोट दीजिए हमारे पक्ष में। सोमनाथ दादा ने कहा कि नहीं, मैं स्पीकर हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। इसके बाद सीपीएम ने उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन सोमनाथ दादा झुके नहीं। इस तरह के स्पीकर से और इनके पिछले सदन के व्यवहार को देखते हुए हमें भय ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने, इन दोनों पहलवानों ने मिलकर करीब 146 सांसदों को निलंबित किया। कहीं ऐसा ना हो कि ये कह दें कि हम लोकसभा के 234 सांसदों को ही सस्पेंड कर रहे हैं। क्या ऐसा, हाँ, क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? अगर ये लोग इतने स्तर विहीन होकर सत्तारूढ़ पक्ष का इस प्रकार से उसकी मदद करने के लिए खड़े हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है। मैं एक बात आपको और बताऊं कि इन दोनों लोगों की भाषा बहुत खराब है। न ये लोग सीनियरिटी का ख्याल रखते, न अपने पद की मर्यादा रखते। जैसे कि जब शशि थरूर ने बोल दिया जय संविधान, तो ओम बिरला ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, आप संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। तो नीचे से दीपेंद्र हुड्डा, जो 5 बार के सांसद हैं राज्यसभा मिलाकर, उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने गलत क्या किया। तो जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर डालता है कि बैठ जाओ, बैठो बैठो, ये इनका व्यवहार है। ये तो संसदीय मर्यादाओं पर कलंक हैं ये दोनों लोग। इनकी तो ये हालत है। ये माइक बंद करवा देते हैं, विपक्ष के नेताओं की तरफ से कैमरा हटवा के अपने तरफ कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो किसके पास है स्विच, ये तो बताइए। अगर स्पीकर, जो कि एक तरह से लॉर्ड है जी, उस सदन का मालिक है, अगर उसी के पास स्विच नहीं है, तो कौन भाजपा दफ्तर में बैठ के स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, ये तो बताइए। धनखड़ की भूमिका तो आप जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे देख ही चुके हैं। वो तो एक समानांतर सत्ता चला रहे थे वहां, किसी स्तर तक गिरकर। धनखड़ ने सार्वजनिक बयानों में ये भी कहा कि संविधान का मूल ढांचा विवादित है, इसका विश्वास संविधान में भी नहीं है, केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नहीं है। दूसरी एक हम और आपको बड़ी बात बताएं कि किसी भी वक्ता को जितना समय मिलता है विरोध पक्ष से जी, उससे 2-3 गुना ये भाषण देता रहता है। हाँ। धनखड़, जबकि देश इसको कोई विद्वान नहीं मानता, यही अपने को सुकरात मानता है जी। सोचिए 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको लेक्चर देता है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं वो। हाँ, और वो हाथ उठाते हैं बोलने के लिए, तो उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। 54 साल से वो राजनीति में है जी, और ये तो कई पार्टी बदल चुका है। धनखड़ ये कांग्रेस में भी थे।
ये समाजवादी पार्टी में भी था, जनता दल में भी था, और घूम फिर के यहाँ आ गया है आनंद लेने के लिए। तो देखिए चतुर्वेदी जी, आपके संग विचार विमर्श में हम अपनी चिंताओं पर चर्चा करते रहे पिछले दिनों, लेकिन हम लोगों ने कभी राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, और एक बात समझिए कि मोदी जी ने पिछले वर्ष तक अनुच्छेद 93 में डिप्टी स्पीकर का भी उल्लेख है, स्पीकर के साथ ही जी, उसका चुनाव ही नहीं करवाया। इसका मतलब कि सरकार खुल्लम खुल्ला वेस्टमिंस्टर या ब्रिटिश मॉडल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने एडॉप्ट किया, उसको ध्वस्त करने पर तुली हुई है, और उसके सबसे मददगार राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति हैं। अब एक ही विकल्प है कि आज नहीं तो कल येन केन प्रकारेण इन लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ही पड़ेगा। स्पीकर और जी, सभापति। देखिए, जैसे बीजू जनता दल के 6 एमपी है राज्यसभा में, जी, उन्होंने कह दिया कि हम लोग अपोजिशन का साथ देंगे, वॉकआउट में भी साथ दिया उन लोगों ने। हाँ, अभी लोकसभा में तो संभव नहीं है, नायडू और नीतीश के कारण, लेकिन राज्यसभा में विपक्षियों पार्टियों को एक गणना करनी चाहिए, क्योंकि सभापति को सामान्य बहुमत से भी विस्थापित किया जा सकता है उनके चेयर से। ये आवश्यक हो गया है, वरना ये चुनी हुई तानाशाही के ये प्रमुख कर्णधार होकर ये लोग उभर रहे हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूं। तो मेरा आज की चर्चा में दर्शकों से और आपसे आग्रह है कि अब वो समय आ गया है कि हम अपनी उपलब्धियों, प्रजातांत्रिक उपलब्धियों, संवैधानिक मूल्यों और देश के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचें, वरना इस उम्र में मुझे ये भी नहीं मालूम है कि अगले चुनाव तक हमारी क्या स्थिति रहेगी, शारीरिक या निवास पृथ्वी पर कितना रहेगा। लेकिन इस देश के प्रजातंत्र के प्रति मैं बहुत दुखी और निराश हूँ कि इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियों को एक स्पीकर, एक राष्ट्रपति, आप जानते हैं राष्ट्रपति तो रूलिंग पार्टी की कृपा पर होता है जी, उसकी कोई जन वैधता तो है नहीं, जी, वो जननायक नहीं होता है, जनता से इलेक्टेड नहीं है ना, अमेरिका की राष्ट्रपति की तरह। जी, और एक ये धनखड़ इतनी बड़ी उपलब्धियों को क्या ये 3 लोग मिलकर इसको बर्बाद कर देंगे और सारी हमारी धरोहर और उपलब्धियों को विनष्ट कर देंगे? ये एक गंभीर सवाल है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को स्पीकर क्या होता है, एक स्पीकर का मायने क्या होता है ये भी बताया, और भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान। चतुर्वेदी जी, एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं जी, कि चूंकि राजा हत्या करवा देता था, वध करवा देता है इंग्लैंड में स्पीकर्स का, जी, जी, इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग
जबरन पकड़ के ले जाते थे, स्पीकर को कुर्सी में बैठाते थे कि भागने न पाए। तो ये जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर को ले गए, ये परंपरा भी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अच्छा वहीं से है जी कि ये भागले ना पाए। हाँ, ये नहीं, ये तटस्थ रहे, हटे ना। तो लेकिन वही 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 तो मैं आपसे कह रहा था कि उस समय भी एक के आगे वो शरणागत हो जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं, और दूसरे से बड़े तन जा रहे हैं। इसी पर तो एकदम लोहे के गर्दन की तरह। उसी पर राहुल गांधी ने जब टोका तो वो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति है कि हम बड़े बुजुर्गों के आगे घर में जैसे लग रहा है कोई बुजुर्ग है। अरे भाई, ये संसद भवन है। हाँ। ये लोकसभा है, आपका घर नहीं है जी। यहाँ आप बैठे हुए हैं स्पीकर के रूप में जी। आप अपने घर के बड़कवा या मालिक के रूप में नहीं है कि बुजुर्ग आए तो आप उसका चरण छूने लगे, खड़े हो गए, चरण छूने लगे, सर नवा दें उसके तलवे में। ठीक सर, आपने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को रखा है हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस दौरान, चर्चा के दौरान बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे नहीं लगता कि आम जन के बीच उसकी पहुंच होगी। हम लगातार आपसे इसीलिए यहाँ पर आपसे मुखातिब भी होते हैं कि जो संविधान संबद्ध चीज़ें हैं, जो कानून संबद्ध चीज़ें हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे, हमारे दर्शकों को समझाएंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और ये सिलसिला हम लोगों का जारी रहेगा। आप सभी दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर साहब के साथ बहुत जल्द हम लोग एक नए विषय के साथ आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होंगे चर्चा के लिए, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे एक निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। धन्यवाद।